हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है क्लास 11th का जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे जो कि है अधिकार। इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट कर लिया, वो आप जा करके देख सकते हैं। क्लास 6 से लेकर के क्लास 11th की जो फर्स्ट बुक है वो भी कंप्लीट की जा चुकी है एनसीईआरटी पॉलिटी की, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और जो हमारा एम लक्ष्मीकांत है उसका हमारा जो फर्स्ट पार्ट है जो कि है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसको भी हमने 57 लेक्चर में कंप्लीट किया विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। और एक टेस्ट भी रखा है, वो भी प्ले लिस्ट में आप वो जा करके देख सकते हैं। फिर जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन चल रहा है उसमें से हमने एशियंट और मिडिवल ये दोनों कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा मॉडर्न चल रहा है। मॉडर्न में हमने 2014 तक कंप्लीट कर लिया। इस संडे हम 2015 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चन या 2017 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं राइट, उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मतलब समझेंगे, अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार का मतलब क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे लिए अधिकार क्यों जरूरी है। फिर डिस्कस करेंगे कि अधिकार यानी कि जो राइट है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। फिर डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के राइट होते हैं। इसमें हम जब राइट चैप्टर है हमारा उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम एम लक्ष्मीकांत के सोर्स को भी क्या करेंगे, एम लक्ष्मीकांत के सोर्स से भी समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है वो कौन कौन से हैं और किस तरीके के हमें फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि अधिकार का जो दावेदारी यानी कि हम कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जिसको हम क्लेम कर सकते हैं। फिर बात करेंगे राइट एंड स्टेट के बारे में। फिर डिस्कस करेंगे कि राइट है वो कैसे पावरफुल बन सकता है, यानी कि अधिकार को कैसे और मजबूती दी जा सकती है या और अधिक शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है। फिर डिस्कस करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, यानी कि अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है, इन दोनों के बारे में समझेंगे। और समझेंगे कि ड्यूटी यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका मतलब क्या है, और अधिकार के साथ हमें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि हमें ये हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हमारा ड्यूटी है। फिर टाइप्स ऑफ ड्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं। फिर डिस्कस करेंगे कर्तव्य और राइट जो कि एक ही क्वाइन के क्या है, दो पहलू है। यानी कि अगर हम बात करें कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, हमारा प्राइमरी है यानी कि वो प्राथमिक है, और उसका जो सहायक है वो क्या होगा, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। यही चीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट क्या है, एक एक ही क्वाइन के दो स्लाइड है। फिर हम बात करेंगे किस बारे में, कुछ नए अधिकार के बारे में, क्या महत्व होता है एक ह्यूमन लाइफ में फंडामेंटल राइट का, उसको डिस्कस करेंगे। फिर दावे क्यों, क्लेम्स क्या क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, और फंडामेंटल एंड जो दावेदारी है इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आप इतने टॉपिक्स देख के ना घबराएं, ये वीडियो एटलीस्ट 35 मिनट तक में हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, और वो भी काफी ज्यादा डीपली के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा वो है मीनिंग ऑफ राइट, यानी कि अधिकार का क्या मतलब होता है। अधिकार का मतलब अगर आपको समझे या आप अधिकार का मतलब समझे तो अधिकार एक मांग है। किसके द्वारा मांग की जाती है, सोसाइटी के द्वारा या पीपल के द्वारा। और ऐसी डिमांड होती है जिसको राज्य यानी कि जो हमारा स्टेट है उसको रीऑर्गेनाइज करता है, और स्टेट के वेलफेयर के लिए, सॉरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। यानी कि जब पब्लिक के द्वारा ऐसी मांग की जाती है जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो और पब्लिक के इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए हो, तो उसे जब राज्य मान्यता दे देता है तो वो बन जाता है हमारा राइट, यानी कि वो बन जाता है हमारा अधिकार। यानी कि अधिकार क्या है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई मांग है जो कि क्या है, सोसाइटी के वेलफेयर में हो यानी कि सार्वजनिक कल्याण में हो, और उसको ध्यान में रखते हुए राज्य उसको मान्यता दे दे यानी कि ऑर्गेनाइज कर दे, वो हमारा आ जाता है अधिकार यानी कि राइट्स। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक इसकी डिफिनेशंस लिख के दे दूं तो अधिकार
किसी व्यक्ति द्वारा गई मांग है। मांग जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान से समाज स्वीकार करता है और उसे राज्य मान्यता देता है। तो यदि आपसे कोई कहता है कि राइट्स की डिफिनेशन लिखो, तो राइट्स के सीधा सीधा डिफिनेशन आ जाएगा कि जो अधिकार है यानी कि जो राइट्स है वो किसी भी पब्लिक के द्वारा की गई क्या है, डिमांड है यानी कि मांग है, जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखा जाता है और राज्य उसे क्या कर देता है, मान्यता दे देता है, वो बन जाता है हमारा अधिकार। और यही मतलब निकल के आता है अधिकार यानी कि राइट्स का। आप समझते हैं कि अधिकार है यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, या अगर हम बात करते हैं राइट्स के बारे में, वो इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है। यानी कि अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो राइट्स क्या है, अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या है, व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की क्या होती है, रक्षा होती है। क्या होती है, सुरक्षा होती है, सुरक्षा होती है। इसीलिए क्या है, हमारे लिए जो राइट्स है यानी कि जो अधिकार है वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री के अकॉर्डिंग हम बात करें, डेमोक्रेटिक कंट्री की में बात करें तो इसमें क्या है, जो अधिकार है हमें क्या करता है, अपनी गवर्नमेंट को चुनने का भी राइट यानी कि अधिकार मिलता है और उसमें पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। यानी कि अगर हम बात करें जो फंडामेंटल राइट है यानी कि सिर्फ अगर हम अधिकार की बात करें तो ये क्या करता है, तो ये पॉलिटिकल यानी कि हम बात करते हैं जो राजनीति है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, उसको भी क्या करता है, ये मजबूती प्रदान करता है यानी कि उसको भी ये प्रमोट करने का काम करता है। इसीलिए हमारे लिए जो राइट है वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरी बात करें, जो व्यक्ति है यानी कि पीपल्स, अब देखो किसके, क्वालिटी ऑफ पीपल, क्वालिटी ऑफ पीपल एंड कैपेसिटी, एंड कैपेसिटी डेवलप करने में भी क्या है, तो हमारा जो अधिकार है वो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसीलिए अधिकार हमारे लिए क्या है, तो जरूरी है। राइट्स के लिए मतलब राइट्स के यानी कि अगर हम बात करते हैं अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास यानी कि टोटली अगर वो डेवलपमेंट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसे अपना टोटली पूरी तरीके से डेवलप करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, अधिकार की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपना संपूर्ण विकास करने के लिए, इसके लिए संपूर्ण विकास करने के लिए तो किसकी जरूरत पड़ती है, अधिकार की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें, अगर अधिकार किसी व्यक्ति के पास यदि अधिकार ना हो तो क्या होगा, एक ऐसे पक्षी की जैसा बना जाएगा जिसे हम पिंजरे में बंद करके रख देते हैं।
तो इसीलिए पीपल जो है, यानी कि अगर हम जनता की बात करें या लोग की बात करें, वो क्या है, एक सोशलिस्ट है, यानी कि एक सामाजिक है। इसीलिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है, अपने विकास के लिए तो अधिकार की जरूरत पड़ती है। यदि हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें अधिकार से रिलेटेड, तो 10 दिसंबर 1948 में यूएनए का जो जनरल असेंबली था, यूएनए का जो जनरल असेंबली था, उसमें भी क्या है, अधिकार को, जो मानव अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल है, यानी कि जो हमारा अधिकार है, उसको क्या है, सार्वभौमिक घोषित कर दे, यानी कि भाई सबके पास अधिकार होगा, और अधिकार होना कंपलसरी मान लिया गया था यूएनए यूएनए में। कब, जनरल असेंबली में, जो कि 10 दिसंबर 1948 में हुआ था। तो इसलिए हर साल हम क्या करते हैं, 10 दिसंबर को हम क्या करते हैं, ह्यूमन राइट डे के रूप में भी क्या करते हैं, तो सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए क्या है, हर एक व्यक्ति को अपने विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए हमारे लिए अधिकार जरूरी पड़ जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, जो हमारा अगला टॉपिक है कि अधिकारों का किस तरीके से ओरिजिन होता है, यानी कि अधिकार की उत्पत्ति किस तरीके से होती है। तो अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, तो अधिकार की उत्पत्ति दो तरीके से मानी गई है। पहला है नेचुरल राइट, जो प्राकृतिक रूप से होता है, और दूसरा बात करें तो हम एक मॉडर्न एरा। तो इन दो तरीकों को रखा गया है कि भाई इन दो तरीकों से क्या होती है, हमारे अधिकार की उत्पत्ति होती है। अगर हम प्राकृतिक, यानी कि जो नेचुरली राइट है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल राइट के अकॉर्डिंग के लिए अगर हम बात समझे, तो 17 एंड जो 18 सेंचुरी में, जैसे कि हम बात करते हैं स्वतंत्रता और संपत्ति, ये ऐसे अधिकार माने जाते थे जो कि क्या होता था, नेचुरल अधिकार, यानी कि नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार माने जाते थे। किसमें, तो 17 और 18 सेंचुरी में। लेकिन आज के टाइम अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, तो मॉडर्न टाइम क्या कहता है कि जो भी प्राकृतिक राइट है, यानी कि जो हमारा नेचुरल राइट है, उसको क्या करता है, वो एक्सेप्ट ना करके वो क्या कहता है कि अगर हम बात करते हैं जो मानव अधिकार है, वो क्या है, सोसाइटी की वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये मॉडर्न एरा देखता है। यानी कि जो आज का युग है, आधुनिक युग है, वो क्या कहता है कि नहीं भाई, जो प्राकृतिक राइट्स है वो उसको ना मान के ये कहता है कि जो सोसाइटी की जो कल्याण है, यानी कि जो सामाजिक सार्वभौमिक है, उसके कल्याण में जो अधिकार प्राप्त होता है, वही हमारा अधिकार होगा और वही हमारा अधिकार होता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, हम अपने टाइप्स ऑफ राइट के बारे में। अगर हम अधिकार के प्रकार की बात करें, तो इसमें 3 प्रकार निकल के आते हैं। कौन कौन से, पहला आता है हमारा नेचुरल राइट, दूसरा आता है हमारा मॉरल राइट्स, तीसरा आता है हमारा लीगल राइट। अब अगर हम नेचुरली राइट के बारे में बात करें, जो कि प्राकृतिक अधिकार है, अगर हम प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं, जैसे कि आप पहले यहां समझिए, अगर हम नेचुरली राइट की बात करते हैं, जिसे हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, तो इसमें क्या है, जो जन्म के साथ हमें अधिकार मिलता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने जजमेंट में कि जो आर्टिकल 21A के अंदर जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 में आता है और ये आता है आर्टिकल 21 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है, तो ये दो ऐसे अधिकार हैं जो अपने जन्म के साथ लेकर के आता है। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई हमें नेचुरल राइट के बारे में बताओ, तो नेचुरल राइट का मतलब होता है ऐसा अधिकार जो व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही लेकर के आता है, वो हो जाता है हमारा प्राकृतिक अधिकार, यानी कि नेचुरली अधिकार। अब अगर हम नैतिक अधिकार की बात करें, तो नैतिक अधिकार में वे अधिकार आते हैं जो हमारी फीलिंग्स के साथ, यानी कि हमारे भावनाओं के साथ जुड़ी हो, जैसे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना। फिर अगर हम बात करते हैं जो हमारा एथिक्स रूप में माने जाते हैं, जो हमारा शिष्टाचार आता है। फिर हम बात करते हैं हमारा एक गुड फ्रेंड, जिसे हम कहते हैं सच्चा मित्र। फिर जैसे कि अपना एक ऑनेस्टली बिहेवियर रखना, तो ये हमारा किस में आता है, ये आता है हमारा नैतिक अधिकार, यानी कि मॉरल राइट्स में। फिर अगर हम लीगल राइट की बात करें, तो लीगल राइट उन राइटों को माना जाता है जो स्टेट अपनी तरफ से क्या करता है, पब्लिकों को, यानी कि पीपल्स को प्रोवाइड
करता है, यानी कि राज्य मान्यता देता है और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपने लाइफ में उसको डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लीगल राइट के बारे में, तो लीगल राइट में भी हमें कितने राइट देखने को मिलते हैं? 4 राइट देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट, पॉलिटिकल राइट, सिविल राइट और इकोनॉमिक राइट। ये वो राइट्स हैं जो कि हमें किसके तरफ से दिए जाते हैं? स्टेट की तरफ से ये हमें प्रोवाइडेड होते हैं और इसकी मांग हम राज्य से करते हैं। अब जैसे समझते हैं हम फंडामेंटल राइट के बारे में। अगर हम फंडामेंटल राइट के बारे में समझे, जैसे देखिए फंडामेंटल राइट में क्या आता है? हमारे पास फ्रीडम आता है, ठीक है। फिर इक्वालिटी आता है, इक्वालिटी। फिर आता है कि यदि हमारा जो राइट है यानी कि अधिकार है उसका वॉयलेशन होता है तो हम उसके तहत क्या कर सकते हैं? कोर्ट्स में जा सकते हैं। फिर आता है किसके बारे में? कि यदि हम पे कोई शोषण किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, फिर हम क्या करते हैं? तो इसके अगेंस्ट में भी हम काम कर सकते हैं, यानी कि शोषण से विरुद्ध हमारे पास क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। फिर हम बात करते हैं किसके लिए? राइट टू रिलीजियस, राइट टू फ्री रिलीजियस यानी कि हमें धर्म की भी स्वतंत्रता है। फिर आता है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। तो ये क्या है? ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत आते हैं। अगर हम वहीं पे पॉलिटिकल राइट की बात करें तो पॉलिटिकल राइट में क्या आता है? राइट टू वोट, राइट टू वोट। फिर आता है जैसे, फिर हमें मेक रिप्रेजेंटेटिव बनने का अधिकार, यानी कि हमें राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का भी अधिकार मिलता है, यानी कि जिसमें हम एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर, ऐसी पोस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये हमारा किस में आता है? ये आता है हमारा राजनीतिक अधिकार यानी कि पॉलिटिकल अधिकार, यानी कि पॉलिटिकल राइट। अब बात करते हैं सिविल राइट के बारे में। सिविल राइट का मतलब होता है जैसे कि नागरिकों के पास जो अधिकार है, जैसे कहीं कहीं पे भी आने और जाने का अधिकार, आने जाने का अधिकार, कहीं पे आने जाने का अधिकार। फिर बात करते हैं जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये कौन से अधिकार है? ये वो अधिकार है जो कि सिविल राइट्स के अंदर आते हैं। यानी कि आप ये समझिए, हमने जो लीगल राइट है उसको हमने 4 टाइप में, यानी कि चार चार पार्ट में हमने उसको क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा। अब जैसे बात करते हैं हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रेमेडीज, राइट टू फ्री रिलीजियस, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, ये हमारा बन गया फंडामेंटल राइट। फिर बात करते हैं जैसे राइट टू वोट, फिर हमें चुनाव लड़ने का अधिकार, ये आ जाता है हमारा किसमें? पॉलिटिकल राइट्स में। किसमें आ जाता है? ये आ जाता है हमारा पॉलिटिकल राइट में। सिविल राइट में बात करें जैसे प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, ये आ जाएगा हमारे किसमें? सिविल राइट में। अगर हम इकोनॉमिक राइट की बात करते हैं जो हमारा आर्थिक अधिकार है, फिर जैसे हमारा आता है राइट टू वर्क, यानी कि काम करने का अधिकार। फिर वहीं पे बात करते हैं किसके बारे में? फिर प्रॉपर राइट, राइट टू सेल एंड बाय प्रॉपर्टी, यानी कि हमें संपत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार। ये किस में आ जाता है? हमारे आर्थिक अधिकार यानी कि इकोनॉमिक राइट में आ जाता है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें जो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो राइट्स दिए गए, इसमें हमें ये चारों अधिकार देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको एक सोर्स दिखा देता हूं जो कि मैंने एम लक्ष्मीकांत की वीडियो यानी कि एम लक्ष्मीकांत की बुक से उठाया, वो आपको समझाने के लिए मैं एक बार वो स्लाइड दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने ये सोर्स कहाँ से लिया? एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन है, वहां से ये सोर्स लिया है। अब जैसे अगर हम एक ओवरव्यू देखें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है
वो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक किसके बारे में बात की गई है, राइट टू इक्वलिटी, जो कि हमारा किस में आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। तो इसमें कहा गया जो आर्टिकल 14 है कि हर एक व्यक्ति कानून के समक्ष इक्वल रहेगा और सबको एक समान प्रोटेक्शन दिया जाएगा। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जो स्टेट है किसी भी पर्सन से रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। आर्टिकल 16 कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 17 कहता है जो कि अनटचेबिलिटी जैसी एक्टिविटी को रोकने की बात करता है कि हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में, हमारे स्टेट में अनटचेबिलिटी जैसी कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाएगी। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि एवोल्यूशन ऑफ एक्सेप्ट जैसे कि मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल, उसके एवोल्यूशंस की बात करता है ताकि हम अपनी कंट्री के अंदर, सोसाइटी के अंदर क्या कर सके, इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर सके। फिर अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 से 22 तक के बीच में, जो कि हमारा क्या है, राइट टू फ्रीडम, ये किसके अंदर आता है, ये भी हमारा आता है फंडामेंटल राइट के अंदर। इसमें आर्टिकल 19 में 6 और अधिकार रखे गए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस एंड स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। ये 6 अधिकार, ये जो हमारे 6 फ्रीडम राइट्स दिए गए अकॉर्डिंग टू अंडर आर्टिकल 19। फिर आर्टिकल 20 क्या कहता है कि हर एक व्यक्ति को कानून के सामने यानी कि प्रोटेक्शंस और कन्वेंशंस का अधिकार होगा। फिर बात करते हैं जो आर्टिकल 21 वो क्या कहता है, पर्सनल लायबिलिटी की बात करता है, जिसमें हम बात करते हैं 35 और अधिकार आते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो आर्टिकल 21A है वो क्या है, सोल ऑफ फंडामेंटल राइट है, सोल्स ऑफ क्या है, फंडामेंटल राइट है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 21A जो कि अमेंडमेंट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, जिसमें क्या है, एजुकेशन को क्या बना दिया गया था, एक एलिमेंट्री बना दिया गया था, यानी कि कंपलसरी बना दिया गया था कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चे को, जो कि नॉर्मल बच्चे हैं, उन्हें एजुकेशन देना कंपलसरी होगा। और वही जो अगर हम बात करते हैं डिसेबिलिटी स्टूडेंट है, उनके लिए 18 साल रखा गया। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि प्रोटेक्शंस अगेंस्ट, यानी कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसके अगेंस्ट में क्या करता है, अपने डिफेंस के लिए, अपने डिटेक्शन के लिए अधिकार देता है। आर्टिकल ये आता है हमारा किसके तहत, राइट यानी कि फ्रीडम राइट्स में आता है। ये किसी में आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, जो कि लीगल राइट है, उसके तहत आता है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 23 एंड 24, इसमें क्या है, आर्टिकल 23 के तहत बात करें तो ये क्या करता है, चाइल्ड लेबर को, फोर्स लेबर को, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोकने का काम करता है। सॉरी, जो आर्टिकल 23 है वो क्या करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने का काम करता है। यानी कि अगर किसी से कोई जबरदस्ती जबरन काम कराया जाता है तो क्या करता है, उसका आर्टिकल 23 का हनन कर रहा है, उसका फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है। आर्टिकल 24 में जो चाइल्ड लेबर है, जो कि माइनिंग जैसे फैक्ट्री है, उसमें काम करने की रोकने की बात कर रखी गई है। फिर हम बात करते हैं जो आर्टिकल 25 से 28 तक है, जो कि किसमें हमारा राइट टू रिलीजियस में आता है। किसमें आ रही है हमारा राइट रिलीजियस, इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है, वो किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, उसको मान सकता है, उसको फॉलो कर सकता है। आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें क्या है, हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है, वो किसी भी रिलीजियस अफेयर्स को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी रिलीजियस को फ्री, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस से क्या रखा गया, तो फ्री रखा गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27। 28 के अकॉर्डिंग बात करें तो आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और वर्शिप सेंटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि हर एक रिलीजियस को अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने का अधिकार होगा। फिर बात करते हैं हम आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 के तहत, जो कि आता है हमारा कल्चर एंड एजुकेशन राइट। इसमें क्या है, प्रोटेक्शंस ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जो भी माइनॉरिटीज है उनकी लैंग्वेजेस, स्ट्रक्चर एंड कल्चर, स्क्रिप्ट एंड कल्चर की प्रोटेक्शंस की बात रखी गई है। आर्टिकल 30 कहता है
कि राइट टू माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि जितनी भी जो माइनॉरिटीज हैं यानी कि जो अल्पसंख्यक है उनको अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का और उसको चलाने का अधिकार होगा। आर्टिकल 32 के तहत बात करें तो यदि किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो क्या कर सकता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपील कर सकता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया ये कॉन्स्टिट्यूशन का सोल एंड हार्ट फीचर है, यानी कि सोल एंड हार्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये बात कही गई थी। तो ये ओवरव्यू था किसका, हमारे फंडामेंटल राइट का। अब चलते हैं अपने एनसीईआरटी वाले स्लाइड पे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट है और कौन कौन से हमारे पॉलिटिकल राइट है और कौन कौन से सिविल राइट और इकोनॉमिक राइट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 35 जब है वो किसकी बात रखी गई थी, सिर्फ फंडामेंटल राइट की बात रखी गई थी, जिसे स्टेट के द्वारा क्या है मान्यता दी गई है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अब समझते हैं वे अधिकार जिसको हम क्लेम कर सकते हैं, यानी कि हम राज्य से उसके बारे में क्या कर सकते हैं, उसे मांग सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं स्टेट से कि हमें ये अधिकार और चाहिए, जिसमें कि 3 अधिकार को रखेगा। जैसे कि हमारा आता है एक यूनिवर्सल राइट, राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जो कि अगर हम राइट टू एक्सप्रेशन की बात करें ये किसके तहत आ रहा था, अंडर आर्टिकल 19 में आ रहा था कि भाई हमें अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, स्टेट से क्लेम कर सकते हैं, यानी कि हम अपने राज्य से मांग सकते हैं कि हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कि 2002 में किया गया था, इसके तहत क्या है, स्टेट और पेरेंट्स की ये क्या बना दी गई थी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई थी और पेरेंट्स की ये फंडामेंटल ड्यूटीज बना दिया गया था। वहीं पे अगर हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें जो कि 1975 में किया गया था, तो इसमें क्या है एक राइट बना दिया गया था, यानी बच्चों का एक अधिकार बना दिया गया था, राइट टू एजुकेशन, यानी कि ये वो अधिकार है जो हम अपने राज्य से क्लेम कर सकते हैं, यानी कि हम उसे मांग सकते हैं। अब ये समझिए कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिसे हम राज्य से नहीं कह सकते हैं कि या हम राज्य से क्लेम नहीं कर सकते कि वो हमें अधिकार के रूप में दे। अब जैसे कि समझिए कि एक एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन है, इन दोनों पर्सन को क्या है एल्कोहल और ड्रग्स की काफी ज्यादा एडिक्शन है, तो वो राज्य से क्लेम नहीं कर सकता है कि उसे ये ड्रग्स और जो एल्कोहल है उसको कंज्यूम करने का एक अधिकार दे। क्यों, क्योंकि ये हमारी जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर में नहीं है, यानी कि समाज के सार्वभौमिक कल्याण में नहीं आएगा, इसलिए राज्य से मान्यता नहीं देगा। तो कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज होती हैं सोसाइटीज के अंदर जिसे हम यदि स्टेट से कहें, यानी स्टेट राज्य से क्लेम करें कि हमें ये एज अ राइट्स के रूप में चाहिए, तो स्टेट वो नहीं देगा। क्यों, क्योंकि उसमें वो सोसाइटी की वेलफेयर यानी कि सामाजिक सार्वभौमिक नहीं है। तो इसलिए कुछ दावे को राज्य क्या करती है, खारिज कर देती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जितने भी जो राइट्स हैं, अगर हम बात करें जितने भी जो राइट्स हैं वो क्या है क्लेम हो सकते हैं, लेकिन जितने भी जो क्लेम्स हैं वो राइट्स नहीं हो सकते हैं। तो ये वाली चीज समझ में आ गई फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं आगे, अब हम समझते हैं राइट्स एंड स्टेट के बारे में, यानी कि अधिकार और राज्य के बारे में। यदि हम अधिकार और राज्य के बारे में समझे तो क्या है कि अधिकार जो यानी कि जो हमारा राइट है वो क्या है एकमात्र किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है, यानी कि राज्य के द्वारा ही हमारे अधिकार दिए जाते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट, हमें जो फंडामेंटल राइट है वो किसके द्वारा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया वो हमें स्टेट के द्वारा ही मिला है, क्योंकि इसको स्टेट ने ही मान्यता दी है, यानी कि स्टेट के द्वारा इसे रीऑर्गेनाइज किया है कि हाँ भाई हमारी जो जनता है उनके पास ये हर तरीके के अधिकार रहेंगे। क्यों, क्योंकि जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उस टाइम में वो क्या थे, हमारे कंट्री के लीडर थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारा देश अब गुलामी से आजाद हुआ है, तो जो हम लोगों ने झेला है गुलामी वो हमारी जनता या आने वाली जो जनरेशन है उनको ना झेलनी पड़े, इसलिए हमें क्या है बहुत से फंडामेंटल राइट दिए गए और स्टेट ने उसे रीऑर्गेनाइज किया, यानी कि उसको मान्यता दी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अधिकार है यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आप सीधा सीधी कहिए कि जो हमारे राइट्स है वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, तो स्टेट के द्वारा ही क्रिएट किया जा सकता है।
अगर हम बात करते हैं राज्य अपनी वेलफेयर, यानी कि अगर हम बात करते हैं राज्य किसी भी अधिकार को या तो हटा सकता है, कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। अब जैसे देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया। फिर लेकिन क्या है, आर्टिकल 21A में अमेंडमेंट करके 30-35 अधिकार को और जोड़ दिया गया, यानी कि इसमें राज्य के पास अधिकार पावर रहता है कि वो हमारे वो या तो क्या कर सकता है, हमारे अधिकार को कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। यानी कि किसी भी अधिकार का तब तक में कोई अस्तित्व नहीं रहता जब तक उसको स्टेट रीऑर्गेनाइज ना कर दे। ये वाली जो टॉपिक बात मैंने भी समझाई कि जो राज्य चाहे तो हमारे अधिकार को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, वो यहाँ पे है। यानी कि अगर हम बात करें किसी राइट का अगर हम स्टेट के अगेंस्ट में जाकर के यूज करें तो राज्य क्या कर सकता है, उस टाइम क्या कर सकता है, हमारे अधिकार को घटा सकता है। फिर बात करते हैं इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट राइट, यानी कि राज्य का ये दायित्व होता है कि वो हमारे अधिकार का क्या करे, रक्षा करे। जैसे कि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट टू रेमेडीज है जो कि आर्टिकल 32 में, उसमें क्या है, यदि राज्य के द्वारा हमारे अधिकार का हनन किया जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के क्या कर सकते हैं, स्टेट को चैलेंज कर सकते हैं कि भाई आपने हमारे फंडामेंटल राइट का एबोलिशन किया। तो स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में, तो डीपीएसपी में भी यही है कि कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल राइट का पूरक है। उसे आप बिना फंडामेंटल राइट यानी कि बिना अधिकार का हनन किए हुए आपको अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या करना है, काम करना है। तो यानी कि इसमें कोर्ट यही कह रहा है कि भाई जो भी पब्लिक के पास अधिकार है आपको उसका प्रोटेक्शन करना क्या है, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी स्कीम लाए या जो भी आप अपने स्टेट में जो डेवलपमेंट करना चाह रहे हो आपको क्या करना है, फंडामेंटल राइट को पैरेलल लेके चलना है कि फंडामेंटल राइट का एवोल्यूशन भी ना हो और आप अपने जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने स्टेट को डेवलपमेंट की ओर लेके जाइए। अब बात करते हैं किसके बारे में, हाउ कैन राइट बी पावरफुल, यानी कि अधिकार कैसे पावरफुल बनता है। अब यहाँ पे देखिए अधिकार तभी पावरफुल बन सकता है जब क्या हो, कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो क्या हो, सुप्रीम हो, और कोर्ट यानी कि जो हमारा न्यायपालिका हो वो क्या हो, इंडिपेंडेंस हो। यानी कि वो किसी भी कंट्री में क्या काम हो, किसी भी यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में ना हो, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा राइट्स एक पावरफुल है। अब हमारा राइट पावरफुल क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कंट्री में अगर हम ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो 3 ऑर्गेन निकल के आते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव तो एक साथ मिलकर के काम करते हैं, लेकिन जुडिशरी को क्या रखा गया, फ्रीडम रखा गया है कंपेयर टू इन दोनों के। क्यों, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्हें पता था कि जब तक यदि हम कोर्ट को इंडिपेंडेंस नहीं रखेंगे तो सरकार उन्हें निष्पक्ष रूप से काम नहीं करने देगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने के लिए, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, हमारी कंट्री में जो कोर्ट्स है यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गई, जितने भी जो कोर्ट्स हैं उसको क्या रखा गया, स्टेट से अलग रखा, यानी कि स्टेट का पार्ट होगा लेकिन इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो अधिकार है यानी कि जो फंडामेंटल राइट है वो क्या हो सकता है, पावरफुल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप चाइना का समझिए तो चाइना में क्या है, जो कोर्ट है वो किसके अंडर में रह करके काम करता है, तो गवर्नमेंट के अंदर में रह करके काम करता है। इसीलिए वहां की गवर्नमेंट के द्वारा जब भी चाहे मोस्ट ऑफ टाइम पे क्या होता है, जो वहां के जो पीपल्स के पास जो राइट है उसका वो क्या करता है, हनन करते रहते हैं, यानी कि अवोल्यूशन करता रहता है, सेपरेस किया करता रहता है, दबाता रहता है। लेकिन हमारी कंट्री में सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने का काम और हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि हमारी कंट्री के कोर्ट्स को दिया गया है। तो इस वजह से क्या है, इस तरीके से जो हमारा राइट है वो क्या बन सकता है, एक पावरफुल यानी कि एक शक्तिशाली बन सकता है।
फिर जैसे कि हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो इसलिए ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो एक पॉइंट यहीं से निकल के आ जाता है कि यदि आपको फंडामेंटल राइट को पावरफुल बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट हमें यहीं से निकल के आता है कि जो हमारा जुडिशरी है यानी कि जो हमारे कोर्ट्स है वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। और तीसरी बात करें तो इसमें क्या आता है, दो पॉइंट तो यहाँ पे समझ में आ गए। तीसरी पॉइंट में क्या है, पावर का डिवाइडेड होना चाहिए यानी कि डिवाइडेड ऑफ पावर सेपरेशन, डिवाइडेड ऑफ पावर सेपरेशन, जैसे कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का अपना काम होगा और जुडिशरी का अपना काम होगा। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब अपने राइट्स को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। चौथा पॉइंट अगर आपसे पूछता है तो फ्रीडम ऑफ एक्स यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने व्यूज को आजाद स्वतंत्र पूर्वक होकर के राज्य के सामने या अपने किसी व्यक्ति के सामने रख सकते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं पावर यानी कि जो हमारे राइट्स हैं उसको और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। अब जैसे कि बात करते हैं हम किस कार्य में, प्रेस कार्य में, यानी कि जो हमारा आता है मीडिया। मीडिया अपनी पावर कहाँ से लेता है, आर्टिकल 19 से वो क्या लेता है, अपनी पावर लेता है किसी भी चीज को पब्लिक के सामने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का, यानी कि चाहे गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज हो या फेवर में बात करना हो, जो भी बात हो निष्पक्ष रूप से जनता के पास रखना। जो प्रेस के पास यानी कि जो हमारे अखबार है यानी कि जितने भी जो हमारे मीडिया है तो उनके पास ये पावर आर्टिकल 19 से आता है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, अपने जो राइट है हमारा जो अधिकार है उसको हम पावरफुल कर सकते हैं। अब जैसे देखिए अगर हम बात करें किसके, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, तो इसमें क्या है, एक अधिकार मान यानी कि हर एक व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है कि वो किसी भी पर्टिकुलर से किस तरीके से सोच सकता है, क्या व्यू है उसका तो वो रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने व्यू रखने की आजादी ही ना हो तो उस तरीके से हम अपने राइट्स को कहीं ना कहीं फिर क्या कर सकते हैं, कमजोर बना रहे होते हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमें एक फंडामेंटल राइट दिया यानी कि हमें एक अधिकार दिया कि भाई आपके पास आर्टिकल 19 के तहत अपने व्यूज यानी कि अपने जो थॉट्स हैं उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें अपना फंडामेंटल राइट यानी कि हमें जो हमारा अधिकार है उसे पावरफुल बनाना है, जिससे कि क्या है, स्टेट यानी कि जो राज्य है वो अपनी मनमानी ना करे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं बार बार स्टेट वर्ड यूज कर रहा हूँ तो स्टेट का यहाँ पे मतलब आ रहा है सीधा सीधी आप समझिए गवर्नमेंट से। किससे आ रहा है, गवर्नमेंट से। क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट होता है वो किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो स्टेट का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बार बार जो वर्ड है वो स्टेट यूज कर रहा हूँ। आप जो इतने भी जो बुक्स स्टैंडर्ड बुक भी पढ़िएगा, 11th की जो बुक है आपकी एनसीईआरटी उसमें भी पढ़िएगा तो उसमें गवर्नमेंट की जगह पे वर्ड यूज किया गया है किसका, तो स्टेट का। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि जो हमारे कर्तव्य है यानी कि इसको भी एक बार इरेज कर लेते हैं। अब बात करते हैं ड्यूटीज एंड फंडामेंटल सॉरी राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में यानी कि अधिकार और कर्तव्य। जब हमारी कंट्री में 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी तो उस टाइम पे क्या है, एक सरदार सरवन सिंह कमेटी को स्थापित किया गया था। तो उन्होंने उसमें ये एडवाइस दिया था कि अधिकार के साथ साथ पब्लिक के पास उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। जिस तरीके से पब्लिक अपने अधिकार को एंजॉय करती है उसी तरीके से पब्लिक को कुछ मालूम होनी चाहिए कि उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। और उनकी जो ये रिकमेंडेशन थी, एडवाइस था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 51A में क्या है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया गया था। जैसे अपने राष्ट्रीय ध्वज का मतलब अपने राष्ट्र ध्वज की रिस्पेक्ट करना यानी कि रिस्पेक्ट ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, अपने राष्ट्रीय गीत की रिस्पेक्ट करना, हमारी जो भी हिस्टोरिकल चीज है उसकी रिस्पेक्ट करना, कंट्री में यानी कि कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना। यदि कंट्री के द्वारा इमरजेंसी टाइम पे आपने सर्विस देने के लिए बुलाई जाए तो आपको अपनी सर्विस देना, ये आपका मौलिक कर्तव्य होगा। तो यानी कि क्या है, तब हमारे पास क्या है, 10 फंडामेंटल अधिकार यानी कि अधिकार के साथ साथ फिर क्या हमें देखने को मिले, हमारे पास कुछ कर्तव्य भी है। तो यानी कि अगर हम ड्यूटी वर्ड की बस बात समझे तो ये किससे बना, इसका मतलब होता है कि राज्य का यानी कि जिसका अर्थ होता है, अगर हम बात करते हैं ऋण यानी कि हम बात करते हैं एक तरीके का कर्ज जैसा, जो कि राज्य राजनीतिकों को अधिकार के रूप में अपने रूप में वो क्या करे, अनेक को देता है। जैसे कि हम बात करते हैं किस तरीके से,
जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि 51A में जोड़ा गया, उसमें कहा गया था कि भाई अब पब्लिक भी क्या करेगी, स्टेट के लिए पार्टिसिपेट करेगी, राज्य के लिए पार्टिसिपेट करेगी। तो इससे क्या होगा, अधिकार की महत्व भी पता चलेगी और कर्तव्य का भी महत्व होगा कि भाई जितना अच्छे जितना हमारे पास अधिकार है उसी तरीके से हमारे पास क्या है, कुछ कर्तव्य भी है। अब मैं चलता हूँ आपको फिर से एम लक्ष्मीकांत की स्लाइड पे लेके। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो सरदार सरवण सिंह कमेटी थी, इसकी स्थापना यानी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1976 में इसमें सेटअप किया गया था और कहा गया था कि भाई जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज है पब्लिक के पास, वैसे सॉरी फंडामेंटल राइट है, उसी तरीके से क्या होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज भी उनके पास होना चाहिए। तो उसके बाद क्या किया गया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके 1976 में आर्टिकल 51 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था, जैसे कि अपने नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, जो भी नोवेल आइडियाज हैं या अगर हम बात करते हैं स्पाइट ऑफ नेशनल मूवमेंट उसकी रिस्पेक्ट करना, अपनी कंट्री की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी बनाए रखना। फिर अगर आप बात करते हैं कंट्री की रक्षा के लिए जब भी आपको बुलाया जाए तो आप अपनी सर्विस देना, तो ये सारे क्या किया गया था, तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करके रखा गया था। अब हम बात करते हैं किस बारे में, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज के बारे में, यानी कि कितने प्रकार के हमें कर्तव्य देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था, राइट्स एंड ड्यूटीज, तो ये हमने समझ ही लिया था। ड्यूटीज के बारे में भी बात समझ ही लिया कि आखिर जिम्मेदारी कहते हैं किसे, जो हमारा कर्तव्य होता है, यानी कि जब हम राज्य के प्रति अपने दायित्व को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुल फॉलो करते हैं, अपनी बात रखते हैं कि अब एक कर्तव्य निभाते हैं, एक कार्य करते हैं अपने राज्य के लिए अपने स्टेट के लिए, तो वो हमारा निकल के आता है ड्यूटीज। अब जो है हमारा टाइप जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करिए, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज की बात करें तो दो तरीके की ड्यूटीज हमें निकल के आती है। एक आता है मॉरल ड्यूटी, दूसरा आता है हमारा लीगल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी में क्या होता है, जैसे कि अगर हम मॉरल ड्यूटी की बात करें, जैसे कि हमें अपने स्टेट को क्लीन रखना, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, ये आता है हमारे मॉरल ड्यूटी में। क्यों, क्योंकि इससे कानून के द्वारा हम पे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता कि ये भाई आप इस जगह पे गंदगी नहीं फैला सकते, लेकिन हमें हमारी ये मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए कि हमें अपना जो इन्वायरमेंट है वो क्या करना है, नीट एंड क्लीन रखना। फिर जैसे बात करें एजुकेशन प्रोवाइड कराना, फिर बात करते हैं जितने भी जो ओल्ड पर्सन हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, उसकी रिस्पेक्ट करना, जो हमारी हिस्टोरिकल चीज है या हम बात करते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना पहुंचाना या उसकी केयर करना, ये हमारी मॉरल ड्यूटी आ जाती है। फिर जो भी पब्लिक रूल है उसको फॉलो करना, वो हमारा आता है मॉरल ड्यूटी में। अब बात करते हैं लीगल ड्यूटी में। तो लीगल ड्यूटी का मतलब होता है वो कानून या वो कर्तव्य जो क्या हो, कानून के द्वारा क्या हो बाइंडेड, यानी कि उस वो कर्तव्य ना करने पे, वो ड्यूटी फॉलो ना करने पे क्या हो, हम पे फाइन लगाई जा सकती है या हमें पनिश किया जा सकता है। जैसे कि 1999 में वर्मा सिंह ने अपनी एक कमेटी में आइडेंटिफाई किया था हमारे उन फंडामेंटल ड्यूटीज को जो कि क्या हो, लीगल ड्यूटी के अंदर आता है। अब जैसे देखिए, अपनी नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट करना, उन्होंने कहा था ये एक लीगल ड्यूटी, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे नेशनल फ्लैग या नेशनल सॉन्ग या जो भी हमारी नेशनल सिंबल्स हैं, हिस्टोरिकल चीज है, यदि किसी व्यक्ति को उसको व्यक्ति के द्वारा उसका नुकसान पहुंचा जाता है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसे पनिश किया जा सकता है या उस पे उसके अगेंस्ट में क्या किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा था कि जो भी, जैसे कि एक आता है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ आवर इन्वायरमेंट, या अगर हम बात करते हैं उन जानवरों को मारना जो कि इंजर्ड यानी कि क्रिटिकल या इंजर्ड लिस्ट में शामिल हो, यानी कि जिसकी प्रजातियां लुप्त हो रही हो, तो ऐसे जीव को मारना क्या है हमारे लिए एक क्या लीगल ड्यूटी, यदि हम उसका पालन नहीं करेंगे तो स्टेट के द्वारा हमें पनिश किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे कर्तव्य आ जाते हैं जो कि कानून के द्वारा क्या है, इसको फॉलो ना करने पे हमें क्या है, स्टेट पनिश कर सकता है, जैसे अपने संविधान की रिस्पेक्ट ना करना। ठीक है, फिर जैसे कि बात करते हैं जो भी हमारी कंट्री के जो रूल्स है उसके अगेंस्ट में जाना, ऐसी स्पीच देना जो कि हमारी कंट्री के हार्मोनी को डिस्टर्ब करे, यानी कि हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी यूनिटी को क्या करता हो, डिस्टर्ब करता हो, तो ऐसे
स्पीचेस पे, ऐसे स्पीचेस देना क्या हो सकता है, इस पे ये एक लीगल ड्यूटी। यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी को कोई नुकसान पहुंचता हो, तो क्या किया जा सकता है, तो स्टेट उस पर एक्शन ले सकता है। तो ऐसे कर्तव्य आते हैं हमारे लीगल ड्यूटीज के अंदर। अब बात करते हैं ड्यूटीज एंड राइट्स टू स्लाइड ऑफ सेम कॉइन, यानी कि जो हमारा कर्तव्य है और जो हमारी राइट्स है वो क्या है, एक ही कॉइन के क्या है, तो सेम साइड है, यानी कि इस सेम कॉइन के दो अलग अलग साइड है। जैसे कि हम कहते हैं कि एक कॉइन में क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो उसी तरीके से क्या है, जो हमारे राइट और जो ड्यूटीज है वो क्या है, एक ही सेम कॉइन की हेड एंड टेल है, यानी कि दो साइड है। अब देखिए, जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगाई गई थी तो सरदार सरवन सिंह कमेटी ने यही एडवाइस दिया था कि जिस तरीके से लोग अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं, तो इसलिए उनके पास क्या होना चाहिए, कुछ ड्यूटीज भी होना चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि राज्य को लेकर के उनके कर्तव्य क्या है। अब जैसे देखिए, अगर हम अधिकार और कर्तव्य का बात करें तो वो क्या है, एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोजली संबंध रखते हैं, यानी कि काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। अधिकार क्या करता है, व्यक्ति को, यानी कि अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण नहीं कर सकते, जबकि समाज के प्रति उनके कर्तव्य नहीं निभा सकते। यानी कि यदि व्यक्ति तब तक अपने अधिकार को पूर्ण नहीं कर सकता है जब तक वो अपने कर्तव्य को फॉलो ना करे। अब जैसे हमने फंडामेंटल ड्यूटी का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया था, ये लिया था हमने रसिया से इंस्पायर होकर, यानी कि यूएसएसआर जो कि आज के टाइम पे रसिया, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के हमने अपना फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे अधिकार जो कि हमारे लिए क्या है, नए अधिकार की तरह, जैसे कि राज्य का ये दायित्व बनता है कि वो अपनी जनता, अपने पब्लिक को एक क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए, जैसे कि शुद्ध वायु, यानी कि पॉल्यूटेड फ्री एयर, क्लीन वाटर, ये सब प्रोवाइड कराना स्टेट का दायित्व होता है। और ये हमारा, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 21A के तहत, इसमें क्या है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी हमारे पास क्या है, एक अधिकार है। तो इसे हम कह सकते हैं क्या, न्यू राइट्स कह सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, न्यू राइट। तो ये हमारे लिए क्या है, न्यू राइट है। फिर जैसे हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन, जो कि किसमें है, 42nd का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके क्या किया गया था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट जोड़ा गया था। फिर बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन, ये भी क्या है, एक न्यू राइट है। फिर बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट आरटी सॉरी आरटीआई, जो कि कब आया था, आरटीआई एक्ट 2005 में आया था। तो ये कुछ ऐसे अधिकार है जो हमारे लिए क्या है, तो नए अधिकार है, यानी कि न्यू राइट्स हैं। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि हमारे लिए राइट्स क्यों ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, हर एक पर्सन को इंडिविजुअल रूप से, यानी कि अपना उसको पूरा डेवलप करना हो, तो उसके लिए क्या हो, तो एक राइट्स यानी कि अधिकार की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर हम बात करें, एक व्यक्ति को अपना संपूर्ण विकास करने के लिए अधिकार की जरूरत पड़ती है, और उसमें जो हमारा राइट है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारे पास क्या आता है, राइट टू प्रोटेक्शन बिफोर लॉ आता है, ताकि कि कानून अपना दबदबा किसी भी पब्लिक के ऊपर न रखे। फिर बात करते हैं जैसे कि अपराधी से अपराध की जो स्वीकृति है वो क्या होता, प्राप्त होना, यानी कि अपने सोसाइटी को क्रिमिनल फ्री, यानी कि क्राइम फ्री बनाने के लिए भी हमारे पास अधिकार होना जरूरी है। क्यों, मान लीजिए एक एक्स पर्सन ने अपना क्राइम किया और वाई पर्सन का ब्लेम लगा दिया, तो इसके पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपने आप को क्या करे, निर्दोष प्रूफ करे, इनोसेंट प्रूफ करे, और जो दोषी है उसको क्या करे, पनिश करना। हाँ, ये भी आ जाता है किसके लिए, ये हम तभी कर सकते हैं जब पब्लिक के पास अधिकार होगा। फिर जैसे बात करते हैं नागरिकों के लिए आवश्यक है कि वह क्या रहे, मतलब अवेयरनेस फैला के रखे, उस सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके ऊपर वो ध्यान रखे, जिससे कि क्या हो, वो अपने अधिकार को लेकर के भी क्या हो, तो जागरूक हो। क्यों, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता है कि उनके पास किस किस टाइप के अधिकार है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में,
क्लेम्स के बारे में। क्लेम्स का मतलब होता है जब हम राज्य से अपनी मांग रखते हैं या दावे रखते हैं, तो वो आता है हमारा क्लेम यानी कि दावे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारे पास जितने भी जो राइट्स हैं वो क्या है, वो क्लेम्स तो है। जितने भी जो राइट्स हैं वो क्या है, क्लेम्स हैं। बट सारे क्लेम्स क्या हो सकते हैं, राइट्स नहीं बन सकते हैं। वो सारे क्लेम्स क्या हो सकते हैं, राइट्स नहीं बन सकते। क्यों? जैसे कि मान लीजिए एक्स और वाई पर्सन ने कहा, ये दोनों क्या है, अल्कोहल और ड्रग्स के जो एडिक्शन है, इन्होंने कहा कि भाई हमें ये दोनों कंज्यूम करने का क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। तो ये हमारे सोसाइटी के वेलफेयर में नहीं है, तो इसलिए राज्य से रिऑर्गेनाइज नहीं देगा यानी कि मान्यता नहीं देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तो क्लेम्स तो था लेकिन राइट नहीं बन पाया। तो इसलिए हर एक राइट क्लेम है लेकिन हर एक क्लेम राइट नहीं बन सकता। व्यक्ति की प्रत्येक मांगे दावे नहीं हो सकती, यानी कि जनता के द्वारा हर एक मांग दावा नहीं हो सकता, यानी कि वो राइट नहीं हो सकता है। केवल उस मांग को ही राज्य मान्यता देता है जो हमारे सोसाइटी के लिए सार्वभौमिक हो, यानी कि हमारे सोसाइटी के लिए वेलफेयर में हो, और क्या हो, जिससे हर एक पर्सन के लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ऐसे मांग को राज्य मान्यता देता है और फिर क्या कहता है, वो हमारा बन जाता है अधिकार। जैसे हमने मांग की थी भाई हमारे पास एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए, तो इससे क्या है, हमारे सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था, जिसके द्वारा क्या है, राज्य को मान्यता, राज्य ने उसे मान्यता दिया और ये हमारा एक अधिकार बन गया, यानी कि एक राइट्स बन गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड क्लेम। अभी हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि जितने भी जो राइट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, क्लेम, यानी कि जितने भी जो क्लेम है वो राइट्स हैं, लेकिन जितने भी जो मतलब सॉरी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जितने भी जो राइट्स हैं वो क्या है, क्लेम है, लेकिन जितने भी जो क्लेम्स हैं वो राइट्स नहीं बन सकता। पहला डिफरेंस आपको यही देखने को मिलेगा। दूसरी की बात करें तो अधिकार दावे हैं जो राज्य के द्वारा फिर क्या दी जाती है, मान्यता दे दी जाती है। और अगर हम क्लेम्स की बात करें, राज्य के संविधान द्वारा इसे गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो ये कुछ डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट यानी कि राइट्स को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी दी जाती है, क्लेम को गारंटी नहीं मिलती है। जितने भी जो क्लेम्स हैं, यानी कि जितने भी जो राइट्स हैं वो क्लेम है, लेकिन जितने भी जो क्लेम्स हैं वो राइट्स नहीं है। फिर वही बात करें कि जो अधिकार यानी कि जो हम राइट हैं और जो दावे हैं वो क्या है, राज्य के द्वारा ही दोनों को मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन सभी जो क्लेम्स हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट नहीं बनते, यानी कि हमारे अधिकार नहीं बनते। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने अप्रोक्स 1 आवर के अंदर अंदर हमने अपना जो चैप्टर 5 है राइट्स, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी में है, तो उसको हमने कंप्लीट कर लिया। जो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।